नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं आपके साथ हाजिर हूं जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र में हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या फैसले लिए और गरीबों के उत्थान के लिए क्या लक्ष्य बनाया। मनोहर लाल ने पेश किया प्रदेश का तीसरा बजट। गरीब परिवार का उत्थान करना सरकार का लक्ष्य है। सीएम ने बजट में 5 शर्तों का किया समर्थन। गरीब परिवार आयुष्मान योजना में शामिल। प्रदेश में बिजली कंपनियों में किया सुधार। प्रदेश में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा। प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर दिया जोर। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने विधानसभा में प्रदेश का तीसरा बजट पेश किया। इसमें गरीबों के उत्थान का लक्ष्य भी रखा गया है। बता दें कि मनोहर सरकार की ये नीति अब निर्णायक चरण पर पहुंच चुकी है। वही आपको बता दें कि सरकार प्रदेश भर में विकास के लिए नई से नई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीसरा बजट पेश किया है और गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना सरकार का मुख्य लक्ष्य बताया। इस बार का बजट भी गरीब व्यक्ति से शुरू किया गया। परिवार पहचान पत्र का डाटा इस्तेमाल करके सरकार नई से नई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्री का भी पदभार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विधानसभा में प्रदेश का आम बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर हमने हरियाणा का तीसरा आम बजट पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सभी मातृशक्ति को नमन करते हुए उन्हें इस अवसर की बधाई दी। उन्होंने विशेष तौर पर वित्त विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इस विभाग में कार्यरत 400 कर्मचारियों में से 180 महिला कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी विशेष रूप से बधाई दी। कोरोना की वजह से गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव की शुरुआत पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था, लेकिन अब समापन समारोह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव पर भी 2 वर्ष तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मैं प्रदेश के लोगों और सरकार की ओर से उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना निस्वार्थ योगदान दिया तथा जिन्होंने गत 75 वर्षों में देश का मार्गदर्शन किया और सेवा की है। हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक की यात्रा में भारत माता की नियति को आकार देने के लिए सामूहिक संकल्प और दृढ़ निश्चय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये तीसरा बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। देश गत 2 वर्षों में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा है। हमने मार्च 2021 से लगभग 4 माह तक
कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना किया। हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का इसकी सीमा तक विस्तार किया गया। इस महामारी में लोगों की जान चली गई और दूसरी लहर का गहरा आर्थिक प्रभाव भी अनुभव किया गया। परंतु एक कहावत है, कठिन परिस्थिति में व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है। हमने इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन उपलब्धता और दवा की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाया। सरकार और नागरिक हम दोनों ही एक दूसरे का संबल बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीसरा बजट पेश किया और प्रदेश भर के कल्याण के लिए कई योजनाएं भी बनाई। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के महिला कर्मचारियों की तारीफ भी की। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी विशेष रूप से बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये बजट व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में पेश किया गया। पात्र व्यक्ति को मुफ्त में कोई चीज देने के बजाय उसे अपने पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर दिया जा रहा है। नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के डाटा में 1,80,000 से कम आयु वर्ग में SC के 29% परिवार और OBC के 34.5% परिवार आए हैं, जबकि SC की आबादी 20% और OBC की 27% है। सरकार ने सबसे पहले इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अंत्योदय सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के विकास से वज्र मॉडल की दूसरी शक्ति सबसे गरीब व्यक्ति का आर्थिक उत्थान है। हमारी सरकार का लक्ष्य सबसे गरीब व्यक्ति अंत्योदय से शुरुआत करके विकास को और अधिक समावेशी बनाना है। महात्मा गांधी जी ने यह सिद्धांत दिया था, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, जब तुम्हें सुविधा हो या तुम्हारा अहम तुम्हारे सिर चढ़कर बोले तो इसका उपयोग करना। अपने मन मस्तिष्क में उस सबसे निर्धन और असहाय व्यक्ति के चेहरे का स्मरण करो जिसे तुमने कभी देखा हो और अपने आप से पूछो कि जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं वह क्या उस गरीब के किसी काम आएगा? क्या उस कदम से उसका कुछ लाभ होगा? क्या इससे वह अपनी नियति और जीवन को नियंत्रित कर पाएगा? दूसरे शब्दों में, क्या इससे उन लाखों लोगों के लिए स्वराज सुलभ होगा जिनका पेट खाली और आत्मा अतृप्त है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के अपने दर्शन में इस सिद्धांत को और अधिक परिष्कृत किया। यह वह स्तंभ है जिस पर सरकार की पहले टिकी होगी। सरकार ने अंत्योदय पर लक्षित कई पहल की हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा गत वर्ष के बजट में की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि योजना फलीभूत हो रही है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाले 1.5 लाख परिवारों को नवंबर-दिसंबर 2021 में प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर आयोजित अंत्योदय उत्थान मेलों में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। इन मेलों में संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा, कौशल सृजन, मजदूरी आधारित रोजगार आदि क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत चिन्हित 41,371 लाभार्थी परिवारों को उनकी इच्छा और क्षमता के आधार पर लक्षित अंतक्षेप प्रदान किए गए। हमें इन लाभार्थियों की आय बढ़ाने में सफलता मिली है। अंत्योदय उत्थान मेलों का दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू हो गया है। मुझे आशा है कि योजना हरियाणा में अंत्योदय परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध करवाएगी। ये योजना अब तक जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य में प्रत्येक अंत्योदय परिवार की आय नहीं बढ़ जाती। मुझे उम्मीद है कि 22-23 में राज्य के अतिरिक्त 2 लाख परिवार कवर कर लिए जाएंगे। मौजूदा योजनाओं में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। जहां आवश्यक होगा अंत्योदय की आवश्यकता के अनुरूप नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी ताकि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने के प्रयासों में कमी न रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये बजट व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में पेश किया गया है। पात्र व्यक्ति को मुफ्त में कोई चीजों को देने के बजाय उसे अपने पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर दिया जा रहा है, जिससे नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है।
आज से करीब 7 साल पहले बिजली कंपनियां घाटे में चल रही थी। हमने सुधार किए और आज स्थिति ये है कि प्रदेश की चारों बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। इसी वजह से सरकार ने बिजली के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि 2 बार रेट को कम किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सामने प्रस्ताव रखकर बिजली क्षेत्र से जुड़े और सुधार किए जाएंगे। पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर विशेष बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं में कई गुना वृद्धि हुई। इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि वर्ष 2014 में नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनाओं में संवितरण 4 गुना हो गया है। हमने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बहुपक्षीय वित्त पोषण तक पहुंच बनाई है। दिल्ली से पानीपत और करनाल तथा दिल्ली से हरियाणा सीमा शाहजहांपुर नीमराना बहरोड तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम हाई स्पीड रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी पर पुनः कार्य शुरू किया गया। चिकित्सा बुनियादी ढांचे में व्यापार विस्तार हुआ। बड़े पैमाने पर प्रमुख सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। हमने 5569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। सीएम ने कहा कि हरियाणा के आम बजट में 5 शर्तों का समर्थन किया गया, जिसके अंतर्गत समर्थ हरियाणा, अंत्योदय, सतत विकास, संतुलित पर्यावरण और सहभागिता की विकासात्मक शक्तियों की परिकल्पना की है। हरियाणा सरकार ने 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करके बेहतर और स्थायी भविष्य की रूपरेखा तैयार की। इसमें समाज में समानता, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करके पर्यावरण की भी चिंता है। पानी, जलवायु और जमीन को बचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगभग 132 योजनाओं को युक्ति संगत बनाया है। हमने ये मानते हुए कि आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं को मध्यम अवधि की आवश्यकता होती है, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च को बढ़ाने के लिए मध्यम अवधि व्यय कोष की भी शुरुआत की है। हमने अपने विकासात्मक आवंटनों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरक्षित करने और विधानसभा में बजटीय आवंटनों से संबंधित आउटपुट आउटकम परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पहल की है, ताकि वांछित विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प को पूरा किया जा सके। सीएम ने हरियाणा की बेटी स्वर्गीय सुषमा स्वराज की स्मृति में राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत व्यवसाय स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए तक का आसान ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक और स्तंभ है जो सबसे गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा तंत्र मुहैया करवाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 48 लाख लाभार्थियों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 17.53 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया है। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 2078 करोड़ रुपए का किफायती ऋण प्रदान किया गया है। परिवार पहचान पत्र में स्थापित आय के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आयुष्मान भारत में सबसे गरीब परिवारों का समावेश भी मार्च 2022 से शुरू हो चुका है। अंत्योदय परिवारों को अपने बीपीएल का राशन कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड लेने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पात्रता के आधार पर उन्हें घर द्वार पर ही उनके अधिकार देने के लिए राज्य उन तक पहुंच जाएगी, के लिए सरकार उन तक पहुंच जाएगी। तीसरा है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 एसडीजी प्रोग्राम सभी के बेहतर और स्थायी भविष्य की रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये रूपरेखा समाज में समानता, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करके गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास हासिल करने पर लक्षित है।
सरकार ने वर्ष 2030 तक एसडीजी को प्राप्त करने के लिए एक विजन तैयार किया है। इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण अंतराल की पहचान की है। हरियाणा राज्य का विकास सरकार के लिए हमेशा से अहम मुद्दा रहा है और इसी बीच बजट में पब्लिक सेक्टर यूनिट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। साथ ही बिजली कंपनियां पिछले कई सालों से घाटे में चल रही थी, उसमें भी सुधार किया है और आज स्थिति यह है कि प्रदेश की चारों बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करके बेहतर और स्थायी भविष्य की रूपरेखा भी तैयार की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीमारियों से मुक्त जीरो बजट आधारित प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए 25-25 एकड़ के 100 क्लस्टर बनाएंगे। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देंगे और मछली पालकों को बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित होगा। कुरुक्षेत्र में मछलियों से जुड़ा एक म्यूजियम बनेगा, जबकि गुरुग्राम में सिंगापुर की तर्ज पर एक्वेरियम भी स्थापित होगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस वर्ष पलवल, पंचकुला, चरखी दादरी और फतेहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। इससे प्रदेश में कुल 3000 मेडिकल छात्रों की सीटें हो जाएंगी, जो साल 2014 में महज 700 थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर एक्स ग्रेसिया लाभ 1 लाख किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इन सुधारों को निरंतरता में इस माननीय सदन को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बजट की प्रक्रिया में मुख्य परिवर्तन किए हैं। परिणाम स्वरूप हमने 47 मौजूदा बजटीय अनुदान मांगों को 20 बजटीय मांगों में समेकित किया है। इसके लिए हमने इन मांगों को 8 विषयगत क्षेत्रों में बांटा है। इस प्रक्रिया से कार्यान्वयन में सरलता, अंतर्विभागीय समन्वय में सुधार करने और विकासात्मक परिणामों तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। स्पष्टता के लिए हमने आवंटनों को विभागवार मौजूदा और प्रस्तावित मांग संख्या को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अलग अलग दस्तावेजों में प्रस्तुत किया है। दूसरे, हमने राज्य के बजट के माध्यम से आवंटित निधियों वाले पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, विशेषकर स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालय जैसे स्वायत्त संगठनों द्वारा संपत्ति कर व्यय के लिए लेखांकन प्रणाली में भी सुधार किया है। इससे सहायक परिसंपत्ति रजिस्टरों के रखरखाव में सुविधा होगी और हमें इन परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए निरंतर आधार पर धनराशि उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और इससे स्थानीय निकाय और स्वायत्त संस्थाओं में बेहतर वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय सेवाएं, सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं को पोर्टफोलियो प्रबंधन और कम लागत वाली कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करने हेतु एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में हरियाणा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। यह कंपनी स्पेशल पर्पज व्हीकल और अन्य ऐसी संस्थाओं को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, दिल्ली करनाल, दिल्ली एसएनबी भाग तथा गुरुग्राम से मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचे के निवेश की सुविधा के लिए ग्रीन लोन और बॉन्ड के माध्यम से संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में है। हरियाणा के विकास का वज्र डायमंड मॉडल, हमारी सरकार आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कर रही है और परिणाम सामने है। हमारा विजन है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित $5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद तक पहुंचने के राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दें। इस दिशा में मुझे पता है हमें न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा बनाए रखना है बल्कि इसे बढ़ाने की भी जरूरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमने महत्वपूर्ण विकासात्मक शक्तियों की पहचान की है जो हरियाणा को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं, जो कि हमारे रणनीतिक आर्थिक विजन के प्रमुख घटक हैं। यह बजट हरियाणा के विकास को वज्र मॉडल को सुस्पष्ट करता है, जिसमें मैंने और अधिक आर्थिक विकास तथा मानव विकास, नागरिकों के जीवन की सुगमता, गरीबों के उत्थान और उत्पादकता बढ़ाने के लिए
5 विकासात्मक शक्तियों की परिकल्पना की है। ये 5 शक्तियां इस प्रकार हैं। समर्थ हरियाणा, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी से स्थायी महत्व का सबक ये रहा कि हमें लोगों को सेवाओं की प्रभावी, लक्षित और कुशल प्रदायगी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधारों को आगे बढ़ाने वाली आधुनिक और उन्नत तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने परिवार पहचान पत्र के रूप में प्रौद्योगिकी संचालित अनूठी पहल की है। परिवार पहचान पत्र सरकारी योजनाओं, सेवाओं, सब्सिडी और लाभों की सक्रिय अदायगी के लिए अद्वितीय और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करेगा। लगभग 66.8 लाख परिवारों के अद्यतन डेटा और 59.22 लाख परिवारों की सहमति और हस्ताक्षरित डेटा के साथ साथ पीपीपी डेटाबेस बनाया गया है। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बना रही है। प्रदेश भर में तीसरा बजट पेश किया। बजट में गरीबों के उत्थान के लिए लक्ष्य भी तैयार किए। 1,80,000 आय से नीचे वाले सभी परिवारों को आयुष्मान योजना में शामिल किया। वहीं बिजली विभागों में कई सुधार किए। तो प्रदेश में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा भी की। साथ ही राज्य में प्राकृतिक और जैविक कृषि पर भी जोर दिया है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए साबित हो चुका है कि मनोहर सरकार प्रदेश के आर्थिक नक्शे को विकसित करने के लिए तत्पर कोशिशें कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।